नमस्कार, शाम के 4 बज रहे हैं। वक्त हो गया फास्ट एंड फैक्ट्स का। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक और मेरे साथ है नंदिता। ये दिखाते हैं आपको आज की बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी और बर्फ की चट्टान खिसकने की वजह से 6 लोगों की मौत हो गई है। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में बर्फ की चट्टान खिसकने से सेना का एक कैंप पूरी तरह बर्फ में दब गया। कैंप में मौजूद एक जवान की मौत हो गई, जबकि बाकी जवानों को सुरक्षित बचा लिया गया। कश्मीर के गुरेज सेक्टर में भी बर्फीले तूफान की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई। कुपवाड़ा में भी भारी बर्फबारी के चलते एक घर की छत ढहने से एक व्यक्ति को जान गंवानी पड़ी। ऊंचे इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। कश्मीर घाटी में मौसम के मिजाज लगातार बिगड़े हुए हैं। पिछले कई दिनों से लगातार यहाँ बर्फबारी हो रही है और आप इस वक्त देख सकते हैं श्रीनगर में भी बर्फबारी अभी भी जारी है। यहाँ करीबन 2 से 2.5 इंच की बर्फ जमा हुई है। भारी बर्फबारी की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे पर आवाजाही बंद हो गई। हजारों ट्रक हाईवे पर फंस गए। हमारे पास बेड़ू पड़े हैं, 3 दिन हो गए, मर रहे बेड़ू। इसका जिम्मेदार कौन है? अगर हमें मालूम होता 5 दिन पहले हम लोड ही नहीं करते। अब इसका भाड़ा रुकेगा, माल खराब हो जाएगा, बर्फबारी थोड़ी छोड़ेगा हमको। ऊंचे इलाकों में बर्फबारी के साथ ही मैदानी इलाकों में हो रही बारिश में मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। बारिश और बर्फबारी के चलते पत्नी टॉप, जोहर, सुरंग, रामबन, बनिहाल ये इलाके जो हैं यहाँ पे स्लिपरी कंडीशन, फिसलन जो है सड़क पे भर गई है, जिसकी वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जो 300 किलोमीटर लंबा है, जगह जगह से रोक दिया गया है। हिमाचल के ऊंचे इलाकों में एक बार फिर बर्फबारी शुरू हो चुकी है। ऊंचे इलाके बर्फ की सफेद चादर में ढकने लगे हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। एक एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फिलहाल भी इफेक्ट वो कंटिन्यू है, जिससे पहाड़ों में और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में अगले 2 से 3 दिन डिस्टर्ब वेदर रहेगा। अगर मैं वार्निंग की बात करूं तो जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में अगले 2 दिन कुछ जगह में भारी हिमपात और कुछ जगह में भारी से बहुत भारी हिमपात होने की अभी भी संभावना। भारी बर्फबारी की वजह से श्रीनगर एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। कुपवाड़ा और गुलमर्ग में 4 फीट तक बर्फ गिर चुकी है। भारी बर्फबारी की वजह से कई इलाकों में बिजली और पानी का संकट गहरा गया है। रेलवे ट्रैक पर 1 फीट तक बर्फ जमी होने की वजह से बड़गाम और बारामूला के बीच रेल सेवा बंद कर दी गई है। जेडीयू नेता और राज्यसभा सांसद शरद यादव महिलाओं पर दिए एक बयान को लेकर विवादों में घिर गए हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने बयान पर नोटिस जारी किया है। पहले शरद यादव ने वोट की अहमियत को बेटी की इज्जत से बढ़कर बताया। बयान पर विवाद बढ़ने पर शरद यादव ने सफाई दी, लेकिन बयान पर माफी मांगने से इनकार कर दिया। ये बेटी की इज्जत से भी वोट की इज्जत बड़ी है। बेटी की इज्जत जाएगी तो गांव और मोहल्ले की इज्जत जाएगी। वोट एक बार बिक गया, एक बार गड़बड़ हो गया तो इलाके की, देश की, सूबे की इज्जत और आबरू और आने वाला सपना पूरा नहीं। वोट जो है वो ऐसी चीज है कि देश 5 साल के लिए देश और दुनिया और समाज को चलाता है। सरकार चलाता है, राज की हो चाहे देश की हो। तो वोट के साथ जो ईमान होना चाहिए उसी तरह से जैसे घर में बेटी के लिए ईमान होता है, उसी तरह वोट के लिए भी ईमान होना चाहिए। महिलाओं पर दिए बयान को लेकर शरद यादव पहले भी सुर्खियों में रह चुके हैं। शरद यादव ने संसद में चर्चा के दौरान विवादित बयान देते हुए कहा था कि दक्षिण भारतीय महिलाएं सांवली तो होती हैं, लेकिन उनका शरीर खूबसूरत होता है। बयान पर विरोध जताने पर शरद यादव ने स्मृति ईरानी पर तंज कसते हुए कहा था, हम जानते हैं आप क्या हैं। महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा के दौरान शरद यादव ने कहा था कि क्या आप इस विधेयक के जरिए परकटी महिलाओं को सदन में लाना चाहते हैं। शरद यादव ने निर्भया पर डॉक्यूमेंट्री बनाने वाली फिल्म मेकर लेस्ली उडविन पर भी नस्लभेदी बयान दिया था। शरद यादव ने कहा था कि स्किन के रंग की वजह से लेस्ली को आसानी से डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए मंजूरी मिल गई होगी। शरद यादव ने एक कार्यक्रम में राजनीति के गिरते स्तर और पैसे वोट के गठजोड़ पर चिंता जताते हुए बेटियों पर विवादित बयान दिया। बेटियों पर दिए विवादित बयान को लेकर शरद यादव के खिलाफ कार्रवाई की मांग तेज होने लगी है। बीजेपी ने भी शरद यादव के बयान की तीखी आलोचना की है। हालांकि जेडीयू और एनसीपी की ओर से बयान पर सफाई आई है। पर शरद यादव जी का अक्सर विवादास्पद बयान देते हैं। अगर उन्होंने ऐसा बयान दिया है तो मैं समझती हूँ इस कद के नेता के लिए उपयुक्त नहीं है। नहीं, उसका इंटरप्रिटेशन गलत है। वोट और बेटी अपने से अच्छे आदमी को दी जाती है।
अपने अपने बोलने का अंदाज होता है, लेकिन उसका जो अगर हम निचोड़ निकालें तो उसका यही है कि वोट की बहुत ज़्यादा कीमत है। महिला संगठनों ने शरद यादव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। जब एक वरिष्ठ नेता इस तरह का बयान देता है तो बाकी सब चीजें तो कोई याद नहीं करेगा कि क्या उन्होंने कहा, कि पैसा कितना लगता है चुनाव में। ऐसा एंटी वीमेन कमेंट करने का, एंटी वीमेन स्टेटमेंट देने में ये कुप्रसिद्ध है, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। इस तरह के विवादित जो बयान है, जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स है, वो ना दिए जाएं और औरतों के ऊपर तो बिल्कुल भी उंगली ना उठाई जाए। सामाजिक कार्यकर्ता रूबी मुखर्जी ने शरद यादव के बयान को दुनिया भर की बेटियों का अपमान बताया है। सामाजिक कार्यकर्ता निर्मला सामंत ने भी शरद यादव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस ने भी शरद यादव की ओर से बयान पर सफाई दिए जाने की दलील दी है। शरद यादव के बाद बीजेपी नेता विनय कटियार का भी महिलाओं पर विवादित बयान सामने आया है। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में प्रियंका वाड्रा का नाम होने पर पूछे गए सवाल के जवाब में विनय कटियार ने कहा कि बीजेपी में कई सुंदर चेहरे हैं, कांग्रेस से ज्यादा हीरोइन और कलाकार हैं। विनय कटियार ने खुद तो महिलाओं पर विवादित बयान दिया, लेकिन शरद यादव के बयान की निंदा करना नहीं भूले। कुछ कांग्रेसी केवल सुंदरता पर ले जा रहे हैं विषय, तो ये ठीक नहीं है। अगर सुंदरता पर प्रियंका गांधी को उतारना है तो फिर हमारे यहाँ कोई इसकी कमी नहीं है। हम भी हमारे यहाँ स्टार प्रचारक हैं, जिनको स्मृति ईरानी तो स्टार प्रचारक हैं। घोर निंदा करता हूँ, वो बयान ठीक नहीं है। लड़की की इज्जत चली जाए तो केवल गांव तक वो सीमित रहती है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। कांग्रेस और महिला संगठनों ने बयान को लेकर विनय कटियार की सोच पर सवाल उठाए हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की आइडियोलॉजी में महिला का स्थान क्या है, ये वो अपने वक्तव्य से दर्शा रहे हैं। बेशर्म लोग हैं, बेशर्मी की इंतहा ख़त्म है। शायद उनकी पार्टी में जो नेता हैं वो अभिनेताओं की तरह अभिनय करते होंगे और यही वजह है कि उनको हर जगह अभिनेता ही नजर आ रहे हैं। विनय कटियार पहले भी अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रह चुके हैं। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े विनय कटियार यूपी में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं। राज्यसभा सांसद विनय कटियार बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, लेकिन यूपी चुनाव के लिए बीजेपी की ओर से जारी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में विनय कटियार का नाम शामिल नहीं है। कांग्रेस ने विनय कटियार की ओर से बयान पर माफी नहीं मांगने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। यूपी चुनाव के लिए प्रचार तेज होने के साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। समाजवादी पार्टी की ओर से प्रचार की कमान संभालने के बाद सीएम अखिलेश यादव ने आज लखीमपुर में आयोजित चुनावी रैली में केंद्र पर फिर से हमला बोला। अखिलेश ने कांग्रेस से गठबंधन के बाद साइकिल की रफ्तार में तेजी आने का दावा किया। अच्छे दिन हैं कहीं के बताओ, अच्छे दिन वाले हैं कहाँ? कुछ दिया हो तो बता दो अच्छे दिन वालों ने। हाथ से अगर हैंडल ठीक ठाक होगा तो बताओ साइकिल कितनी तेज चलेगी। इसे तेज चलाने के लिए और इतिहास बनाने के लिए इस बार उत्तर प्रदेश का इतिहास बनेगा और समाजवादी लोग और कांग्रेस मिलकर के दोबारा उत्तर प्रदेश में बहुमत की सरकार बनाएंगे। बीजेपी और बीएसपी ने अखिलेश की घबराहट को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की वजह बताया है। जिनके खिलाफ सीबीआई जांच भी हो रही है, ऐसे गायत्री प्रसाद के पक्ष में उनको जिताने की अपील करने के लिए मुख्यमंत्री जी का भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की जो बात करते हैं उसका पूरी तरह से माखौल है। 6 महीने उन्होंने उत्तर प्रदेश के बर्बाद किए अपनी पारिवारिक कलह के कारण। अब वो फिर इस तरह के नाटक और नौटंकी में लग गए हैं। उत्तर प्रदेश की जनता को इनकी नाटक और नौटंकी में कोई रुचि नहीं है। आरोप प्रत्यारोप के बीच आज यूपी विधानसभा चुनाव के लिए 95 वर्ष की बुजुर्ग जल देवी ने आगरा के खेरागढ़ सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन किया और सभी राजनीतिक पार्टियों पर लोगों को बेवकूफ बनाने का आरोप लगाया। यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है। समाजवादी पार्टी 298 और कांग्रेस 105 सीट पर उम्मीदवार उतारेगी। बीजेपी ने अब तक कुल 370 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है।
बीएसपी की ओर से 400 से ज्यादा सीट पर उम्मीदवार तय किए जा चुके हैं। जेडीयू ने यूपी विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया है। हालांकि जेडीयू किसी गठबंधन में भी शामिल नहीं होगा। बाहुबली मुख्तार अंसारी को भले ही साइकिल की सवारी नहीं मिली, लेकिन सूत्रों के मुताबिक बीएसपी ने अंसारी बंधुओं को हाथी पर सवारी के लिए हरी झंडी दे दी। कौमी एकता दल के मुख्तार अंसारी, उनके भाई सिकबतुल्लाह अंसारी और मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी को बीएसपी टिकट दे सकती है। सूत्रों के मुताबिक मऊ सदर सीट से बीएसपी मनोज राय की जगह मुख्तार अंसारी को टिकट देने के लिए तैयार हो गई है। घोसी से इकबाल अहमद की जगह मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी चुनाव लड़ेंगे। मोहम्मदाबाद से विनोद यार को हटाकर सिकबतुल्लाह अंसारी को टिकट दिया जाएगा। बीजेपी ने मुख्तार अंसारी के बीएसपी में शामिल होने की खबरों को लेकर मायावती पर निशाना साधा है। तमाम भूले बिसरे, तमाम दागी और तमाम बागी लोगों के इधर उधर आना जाना रहेगा, लेकिन वो तो जनता तय करेगी कि किसको क्या देना है। मुख्तार अंसारी पर 15 से ज्यादा आपराधिक साजिश, हत्या की कोशिश जैसे मामले दर्ज हैं। मुख्तार पर 2005 में विधायक कृष्णानंद राय और 2010 में ठेकेदार राम सिंह मौर्य की हत्या का आरोप लगा। मुख्तार 1996 में पहली बार बीएसपी के टिकट पर विधायक बने थे। शिवपाल यादव ने कौमी एकता दल का विलय समाजवादी पार्टी में करवाया था। बाद में अखिलेश की नाराजगी की वजह से मुख्तार अंसारी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। पीएम मोदी ने आज अबू धाबी के क्राउन प्रिंस से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच 14 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। हैदराबाद हाउस में मुलाकात के बाद दोनों देशों की ओर से साझा बयान जारी किया गया। व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और साइबर स्पेस के क्षेत्र में पीएम मोदी ने अबू धाबी को भारत का सच्चा दोस्त बताया। दोनों देशों ने आतंकवाद को बड़ा खतरा बताया। इसके खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का संकल्प लिया। Our shared concern on growing threat from radicalism and terrorism to the safety and security of our people is shaping our cooperation in this space. अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन ज़ायद अल नाहयान का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक तौर पर स्वागत किया गया। हैदराबाद हाउस में आपसी मुद्दों पर बातचीत से पहले अबू धाबी के क्राउन प्रिंस ने पीएम से उनके घर पर भी मुलाकात की। क्राउन प्रिंस राष्ट्रपति महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने राजघाट भी पहुंचे। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस 26 जनवरी परेड के दौरान चीफ गेस्ट होंगे। मंगलवार को भारत दौरे पर पहुंचने के दौरान पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए खुद एयरपोर्ट पर क्राउन प्रिंस की अगवानी की। 26 जनवरी को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की ओर से आयोजित एट होम रिसेप्शन में शामिल होने के बाद क्राउन प्रिंस भारत से रवाना होंगे। 26 जनवरी की परेड में इस साल यूएई सेना की टुकड़ी भी भारतीय सैनिकों के साथ कदम से कदम मिलाते हुए मार्च करेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने फोन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत के दौरान उन्हें अमेरिका आने का न्योता दिया। प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच आर्थिक और रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों ने आतंकवाद से निपटने और सुरक्षा पर एकजुट होकर काम करने का संकल्प लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को बातचीत के दौरान भारत को अपना सच्चा दोस्त और अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी बताया। दोनों नेताओं के बीच बीती रात 11:30 बजे बातचीत हुई। रक्षा विशेषज्ञ दोनों नेताओं की फोन पर हुई बात को बेहद महत्वपूर्ण मान रहे हैं। 5वें वर्ल्ड लीडर थे जिससे उन्होंने बात की शपथ लेने के बाद से। चाहते हैं उन्होंने बात में जैसे बताया कि भारत के साथ अच्छे संबंध बनाना। The independent foreign policy positions of India are being compromised. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर ट्रंप से हुई उनकी बात को शानदार बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा कि हम दोनों आने वाले दिनों में आपसी रिश्ते को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। मोदी ने ट्रंप से फोन पर हुई वार्ता के दौरान उन्हें भारत आने का न्योता भी दिया है। मोदी 5वें राष्ट्राध्यक्ष हैं जिनसे ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद फोन पर बात की। और फास्ट एंड फैक्ट में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखेंगे गोवा की जेल में कैदियों का हंगामा और हैदराबाद में ऑटो ड्राइवर की बेरहमी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं फास्ट एंड फैक्ट्स। गोवा में एक जेल में कैदियों ने फरार होने के मकसद से जेलर समेत ड्यूटी पर तैनात जवानों पर हमला कर दिया। वारदात गोवा वास्को में सदा उप जेल की है। मंगलवार की रात 45 कैदियों ने आपसी विवाद के दौरान जेल में तैनात जेल कर्मियों पर हमला कर दिया। इस हमले में सदा उप जेल के जेलर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उन्हें गोवा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
जेल में हमले के दौरान कैदियों ने गैंगस्टर विनायक कोरबातकर की हत्या भी कर दी। पुलिस के मुताबिक कैदी हमला कर जेल से फरार होने की फिराक में थे, लेकिन वक्त रहते स्थिति को काबू में कर लिया गया। There was a tussle between the inmates themselves, okay, and they went on rampage, okay, and that resulted in injuries, okay, and one among the injured subsequently died. हाल के दिनों में जेल ब्रेक के कई मामले सामने आने के बाद जेलों की सुरक्षा पर सवालिया निशान लगे हैं। नवंबर 2016 पंजाब के नाभा जेल पर हमला हुआ। खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट के मुखिया समेत अन्य आतंकियों को फरार करवाया गया। अक्टूबर 2016 में भोपाल सेंट्रल जेल तोड़कर सिमी के 8 संदिग्ध फरार हुए। बाद में एनकाउंटर में सभी मार गिराए गए। दिसंबर 2016 में हाजीपुर जेल में कैदियों के 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई। एक कैदी गंभीर रूप से घायल हो गया।